चलिए फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम इंट्रोड्यूस कर चुके थे कि सेल यानी कि हिंदी में भी और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेल ही कहते हैं। सेल क्या होता है यानी कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो हमने जो बेसिक देखा था उसके बाद जो है वो है सेलों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधों का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल होता है, इसी तरह से सेलों का भी सीरीज और पैरेलल यानी कि श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन होता है। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और बाद में देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल जो होते हैं इनका सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो देखो हमारे पास एक सेल है ये E1 और R1। आपको पता है सेल में दो चीजें होती है, एक होता है विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF और एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक सेल हमारे पास ये हो गया, उसके बाद ये हुआ E2, ये हुआ R2, दूसरा सेल हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हमने किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, कोई पूरा नेटवर्क है, हमें इस नेटवर्क से तो कोई ज्यादा खास बात नहीं है। हमें याद रखना है कि यहाँ से आई करंट निकला, यहाँ आई करंट गया, इस नेटवर्क में भी आई गया, यहाँ आई, यहाँ से ये आई आया, इधर देखिए ये आई और फिर इधर ही आई। तो इस तरह से जो है ये हमारे जो दोनों सेल हो गए जो कि कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो कैसे पता चलेगा, तो पहले तो यही है सीरीज की अभी भी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा कि दोनों में बहने वाली विद्युत धारा समान होगी, यानी कि दोनों सेल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा, समान होगा। हमें क्या देखना है कि इन दोनों के संयोजन से प्राप्त या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमें सेल मिलेगा उसका एक तो EMF क्या होगा और एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो अपन क्या करते हैं, अपन इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं और इस पॉइंट को सी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या चाहिए। देखो अपने जो भी दोनों सेल लग रखे हैं वो ए से लेके सी के बीच में लग रखे हैं, ए पॉइंट है और सी बी को दूसरा पॉइंट है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भी ए से लेके सी तक का, यानी टर्मिनल वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, टर्मिनल वोल्टेज का यूज करके निकालेंगे क्योंकि यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेज हम देखेंगे ए से लेके सी तक का। ठीक है, तो अगर हम कल वाली डेफिनेशन से देखें तो ये किसके इक्वल होगा, VA माइनस VC की। ये लोग आपको पता है कि VAC क्या होता है, VA माइनस VC। अब देखिए अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पर एक बार VA माइनस VB कर देता हूं और प्लस का VB माइनस VC कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने VA माइनस VC के अंदर एक बार माइनस का VB कर दिया, एक बार प्लस का VB कर दिया, तो अल्टीमेटली ये जीरो ही है। लेकिन इस जीरो का भी कोई यूज है, क्या यूज है देखिए, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक तो VA, देखो VA माइनस VB क्या हो गया, VAB, और प्लस VB माइनस VC क्या हो गया, VBC। ठीक है, अब क्वेश्चन है VAB क्या है, तो आप गौर से देखिए, B पॉइंट ये है, A पॉइंट ये है, तो यहां से लेके यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, VAB। तो VAC की जो वैल्यू हुई वो किसके इक्वल हुई, पहले देखो VAB क्या है, ये जो फर्स्ट सेल है इसकी टर्मिनल वोल्टेज है, इस फर्स्ट सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या है, VAB। और देखो सेल में यहां से करंट बाहर निकल रहा है तो इसकी वैल्यू VAB की क्या हुई, E1 माइनस IR1, ये तो वैल्यू हो गई VAB की, प्लस ये वाला प्लस यहां पे आया। अब VBC क्या है, तो गौर देखिए ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है, तो B से लेके C तक जो सेल है, B से C तक का जो सेल है उसका जो है टर्मिनल वोल्टेज वो क्या होगा, VBC। तो देखो यहां से भी प्लस वाले टर्मिनल से बाहर निकल रहा है करंट, तो ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस IR। अब देखिए अब आप करिए E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 माइनस, देखिए माइनस IR1 माइनस IR2, तो माइनस का I क्या आ गया, R1 प्लस R। अब देखिए VAC किसके इक्वल आया, E1 प्लस E2 माइनस का I R1 प्लस R2। अपने को पता है जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो होगा E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। V टर्मिनल वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, E माइनस IR। तो VAC को मैं बोल देता हूं ये E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। अब इस चीज की आप क्या करिए, कंपैरिजन करिए
और देखिए ई इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके इक्वल आई, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू देखिए, ई इक्विवेलेंट यहां पर ये है, यहां ये है, तो ये किसके इक्वल हुआ, E1 प्लस E2, यानी कि जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो दोनों विद्युत वाहक बलों का योग हो जाएगा, और जो R इक्विवेलेंट होगा, देखिए R इक्विवेलेंट यहां क्या है, R1 प्लस R, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब अगर यही अगर हमारे पास n सेल हो जाए, अभी तो हमारे पास दो ही है, दो से ज्यादा कितने हो जाए n, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 ऐसे ऐसे En, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 डॉट डॉट Rn, ठीक है। बहुत ही आसान सा ये सीरीज कॉम्बिनेशन का जो प्रूफ है, जो मतलब किस तरह से सेलों को हम संयोजित करते हैं, यानी कि सेल का हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये आपको याद रखना है, बोर्ड के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमारा रेजिस्टेंस का हट चुका है, तो रेजिस्टेंस का हट चुका है तो सेलों का आने का चांस होगा इस चैप्टर से। अब देखिए इसमें पहले हमने देख लिया सीरीज कैसे होता है, अब हम देखते हैं कि जो सेल होते हैं इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन किस तरह से होता है। तो देखो समांतर क्रम में फिर से क्या होगा कि दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दो सेल होंगे, ये हमारे दो सेल हो गए, और ये दो सेल हैं, ये इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल के अंदर है, ठीक है। अब यहां वाला जो सेल है इसकी ईएमएफ है E1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ये है E2 और ये है R2, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि देखिए ये या इस सेल के अक्रॉस भी टर्मिनल वोल्टेज V होगा, इस सेल के अक्रॉस भी टर्मिनल वोल्टेज V होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेल एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। अब सेल अगर क्लोज सर्किट के अंदर है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है, टर्मिनल वोल्टेज बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से जो करंट आया वो I1 है, और यहां से जो करंट आया वो I2 है, और ये दोनों करंट मिलके I, यहां से I1 आया, यहां से I2 आया इस जंक्शन पर, फिर दोनों मिलके I इधर करंट चला गया, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो पहले मैं क्या करता हूं, I1 I2 की वैल्यू निकालता हूं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, I1 की वैल्यू जो है, देखो I1 कौन से करंट सेल से आ रहा है, सेल 1 से आ रहा है, तो सेल 1 से आ रहा है तो सेल 1 के टर्मिनल वोल्टेज क्या है, V, तो V को मैं क्या लिख सकता हूं, E1 माइनस I1 R1, ठीक है। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR, ठीक है। अब यहां पर E1 है और सेल R का रेजिस्टेंस R1 है, करंट I1 आ रहा है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 माइनस I1 R, ठीक है। अब क्या करिए, इसे इधर भेजिए, इसे इधर ले आइए, तो यानी कि I1 R1 किसके इक्वल हुआ, E1 माइनस V, विच इंप्लाइज अपने को R1 की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को I1 की वैल्यू चाहिए। तो जो I1 हुआ, ठीक है, ये किसके इक्वल हुआ, E1 माइनस V अपॉन R1, और इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इसी तरह से अपन क्या करते हैं, सेल 2 के लिए करेंगे। ये तो अपन ने किसके लिए करा, ये अपन ने करा सेल 1 के लिए। इस तरह से अपन क्या करते हैं, सेल 2 के लिए भी करते हैं। और देखो अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो V इक्वल टू सेल 2 के लिए क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2। तो आप सॉल्व करोगे ना, तो I2 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम जो है। आप देखो टर्मिनल वोल्टेज दोनों के अक्रॉस V ही रहेगा, तो V की वैल्यू रहेगी। और फाइनली आप जो है इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, यानी V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, तो ये आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास इतना मतलब स्पेस और टाइम नहीं है, तो हम क्या थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरा I1 प्लस I2 है वो I के इक्वल होगा। भाई जो करंट यहां से आया, यहां से आया, वो इसके इक्वल होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि I1 प्लस I2 की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, I के इक्वल है। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप क्या करो, ऐड करो, I के इक्वल कर दो। तो देखो इक्वेशन 1 क्या है, ये है E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2 इज इक्वल टू I। यही हुआ, कोई दिक्कत नहीं यहां तक आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। कैसे देखिए आप, देखो एलसीएम यहां पे क्या है, तो देखो अपन एलसीएम नहीं लेते, तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखो
E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2 इज इक्वल टू I। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या कर दिया, बस इन टर्म्स को जो है सेपरेट कर दिया। अब इस वाली टर्म में, इस टर्म को मैं उधर ले जाता हूं, I को इधर लाता हूं, तो ये मेरा हुआ E1 अपॉन R1, ठीक है, प्लस E2 अपॉन R2, ये दोनों टर्म एक साथ, ये इधर आएगा तो माइनस का I हो जाएगा इक्वल टू, देखो ये भी उधर गया, ये भी उधर गया, तो ये आया V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, देखो E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है, और लसअप एलसीएम यहाँ क्या आ गया R1 R2। ठीक है, देखिए R1 R2 यहाँ एलसीएम आया तो R2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, R1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, माइनस I इज इक्वल, देखो इनमें से V कॉमन आ गया और यहाँ एलसीएम क्या आया R1 R2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो R1 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपको लोग यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे हुआ। अब अपने को क्या करना है, इस टर्म को इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारा इक्विवेलेंट बने। तो मैं कुछ नहीं करता, मैं बस इसको इधर लिखता हूँ, इसको इधर लिखता हूँ, कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा। और मैं क्या करता हूँ, देखो एक बार इस पूरी इक्वेशन को मैं R1 R2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो R1 R2 से मल्टीप्लाई करते क्या बना, ये बना V R1 प्लस R2, V R1 प्लस R2, R1 R2 से मल्टीप्लाई हो गई, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने R1 R2 से, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखो ये R1 R2 इस R1 R2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 और माइनस I, ये वाला भी से मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, R1 R2 से। अब आप क्या करो, पूरी इक्वेशन में डिवाइड करो तो R1 प्लस R2 का, तो V क्या आया, ये आया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I टाइम्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब आपको पता है कि V की जो वैल्यू होती है वो होती है E माइनस I R, यानी कि V इक्विवेलेंट, V क्या होगा, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, यही होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने सीरीज में करा सेम। अब आप कंपेयर करो तो देखो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, E इक्विवेलेंट की वैल्यू आई ये V इक्वल टू E माइनस I E माइनस I इंटू R है ना, तो E वैल्यू क्या है, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और जो आपका R इक्विवेलेंट आया वो क्या आया, ये यानी कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरह से जो है जो शेल होते हैं उनका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन किया जाता है। अब अगर दो सेल होंगे तो ये होगा, और दो से ज्यादा सेल होंगे तो उसके लिए भी अपन जनरलाइज रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छे से समझ में आया हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो कर देते हैं, उसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर से ये टॉपिक जो है ये बोर्ड का जो रिवाइज सिलेबस है उसके हिसाब से हट चुका है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या होता है। ये इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि विद्युत शक्ति। अब देखिए क्या है कि हमें अगर हम सर्किट को देखते हैं तो इस तरह से होता है कि यहाँ हमारी एक बैटरी होती है, ये हमारा एक प्रतिरोध होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। अब क्वेश्चन, इस प्रतिरोध का क्या काम है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट बैटरी है, ये करंट है। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का क्या वर्क है कि जो करंट आई है इसका अपोज करेगा यानी कि विरोध करेगा। अब इस सर्किट के अंदर इस करंट को बनाए रखना है। देखो ये तो इसको अपोज कर रहा है। अब क्वेश्चन है कि तो अगर ये अपोज कर रहा है तो फिर करंट क्यों चल रहा है, क्योंकि ये बैटरी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अब ये जो बैटरी वर्क कर रही है ना, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी, तो अपन देखते हैं। तो देखो अगर जो है V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है, T टाइम के अंदर I करंट फ्लो करवा रही है, मतलब ये V वोल्ट की जो बैटरी है ये T टाइम तक एक सर्किट के अंदर कितना करंट बनाए रखती है, I करंट बनाए रखती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि कितना चार्ज फ्लो होगा, तो भाई देखो I करंट फ्लो हुआ T टाइम में, तो चार्ज कितना फ्लो होगा, I इंटू टी। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अगर आए हैं, पढ़ के आए हैं कि अगर Q चार्ज को V पोटेंशियल पर
Q चार्ज को V पोटेंशियल पे रखा जाए तो कितना वर्क करना होता है हमें, Q इंटू वी, यानी हमें कितना वर्क करना होता है, I इंटू टी इंटू वी, Q की वैल्यू हो गई। अब देखिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए, यानी कि शक्ति चाहिए। तो पावर तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, ये हो जाएगा पावर P। तो वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या है, ये है I इंटू, मैं इसको V इंटू टी लिख देता हूं, अपॉन में T कर देता हूं, तो T से T कैंसिल हो गया, तो P हमारा क्या आ गया, I इंटू V आ गया। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज आई ना पावर I इंटू V, ये क्या है, ये है पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, यानी कि बैटरी द्वारा दी गई शक्ति, यानी एक सेकंड के अंदर बैटरी कितना वर्क दे रही है, कितनी एनर्जी दे रही है, वो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे पावर आ गया I इंटू वी। अब क्वेश्चन है, ये पावर जाता कहां है, तो ये वाला जो पावर है वो हीट की फॉर्म में, यानी कि उष्मा के रूप में प्रतिरोध के सिरों पर, यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो अगर आपको पावर लॉस का फॉर्मूला निकालना है तो बहुत आसान है, आई, वी को अपन क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है ओम के लॉ से, तो ये किसके इक्वल हो गया, आई स्क्वायर आर। तो रेट ऑफ हीट लॉस को आप आई स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हो, या फिर आप आई को क्या लिख दो, वी अपॉन आर, तो ये हुआ वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो ई की जो वैल्यू आई वो आई वी स्क्वायर अपॉन। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है रेट ऑफ हीट लॉस, और ये क्या है, ये है पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, मतलब बैटरी कितना पावर दे रही है वो ये है, और ये क्या है कि प्रतिरोध आर के सिरों पर कितना किस दर से उष्मा का क्षय हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पावर, इसको हम कहते हैं कि रेट ऑफ हीट जनरेशन, यानी कि उष्मा उत्पादन की दर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं, ये आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ आए होंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक और चीज हम पढ़ लेते हैं, वो क्या है, देखिए इन सब की जो पावर है ना, इन सब की यूनिट क्या होती है, वॉट, चाहे कहीं पर भी देखिए पावर यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। अब हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा की औद्योगिक इकाई क्या होती है, तो देखिए उसको हम कहते हैं यूनिट। ठीक है, और 1 यूनिट जो होती है ना, वो होती है 1 किलो वॉट इंटू और, 1 किलो वॉट इंटू और, 1 किलो वॉट इंटू और को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जो है 1 यूनिट कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, अब आप गौर से देखना कि 1 किलो का मतलब 10 टू दी पावर 3, वॉट का तो वॉट ही रहा, ठीक है, इंटू और कितना हो गया, इतने सेकंड, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, यानी देखिए ये कितना आया, यह 10 टू दी पावर 3, दो यहां से, तो ये आया 36 इंटू 10 टू दी पावर 5, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 वॉट इंटू सेकंड। अब स्टूडेंट आप लोगों को पता हो तो जूल अपॉन सेकंड को क्या कहा जाता है, वॉट कहा जाता है, यानी कि वॉट इंटू सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा, जूल के इक्वल हो जाएगा, यानी 1 यूनिट जो है वो किसके इक्वल होगी, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल के इक्वल होगी। ठीक है, तो बस ये बेसिक बातें हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है, और ये इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर इतना ही हमारा है। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो भी फिनिश होता है। ठीक है, आप जो है इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के बहुत ही हाई चांसेस होंगे, तो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, और जो भी आपको देखो, आपको जो भी नोट्स भेजे हैं सब में बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे होंगे इस चैप्टर के लिए, तो सबको आप सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है वो मुझसे पूछिए, कुछ पहले वाले बाकी हैं उनको भी मैं कवर करूंगा। अभी इसके बाद जो है मैं चैप्टर नंबर 6 करूंगा, फिर मैं 5, 6 और जो भी पहले वाले हैं उन सब के न्यूमेरिकल्स को एक साथ ही जो है सॉल्व करवा दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो ये सीरीज चल रही है, तो आप इसको साथ साथ जो है फॉलो करते जाइए। चैप्टर 6 के बाद जो है मैथ्स चैप्टर लेंगे जिनमें जो मैथमेटिक्स नहीं हो, जो मतलब मैग्नेटिज्म वाले नहीं लेंगे, तो थोड़े इजी चैप्टर्स हैं उनको लेंगे। तो आप इनको साथ साथ पढ़ते जाइए, बुक्स के क्वेश्चन करते जाइए। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं।